अच्छा, इस लेक्चर में जो है हम मेथड्स और क्लासेस के बारे में मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, पैरामीटर्स जो मेथड में हम पास करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, रिकर्जन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है क्लासेस के बारे में जो है ये पढ़ेंगे कि क्लासेस का कंट्रोल किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा क्लास हम जो है कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते और वो कैसे, या क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको पब्लिक या प्राइवेट किस तरह बना सकते हैं, या क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं उनका एक्सेस कंट्रोल किस तरह हम जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ पे एक्सेस हों या कहाँ पे एक्सेस ना हों। और जो है स्टैटिक कीवर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसका क्या काम है, और बिल्ट इन क्लास जो है स्ट्रिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेथड ओवरलोडिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है कि जिसमें हमारे पास जो मेथड्स हैं कि हम चाहते हैं कि मेथड्स का नाम सेम हो और वो डिफरेंशिएट हों ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, कि अगर आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं तो मेथड का नाम भले सेम हो। एक तो मेथड्स, इस मेथड में जो है आर्ग्यूमेंट इस तरह डिफरेंट हो सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा, जो आर्ग्यूमेंट है उसकी डेटा टाइप क्या है उसके हिसाब से भी जो है आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, कि भले नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स सेम हैं लेकिन डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट्स की डिफरेंट है। तो मेथड ओवरलोडिंग में जो है मेथड का जब नाम सेम है और आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हैं तो ये एक किस्म का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि मतलब पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब जो है फॉर्म्स के, मेथड के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, नाम एक है। ठीक है, तो जब भी ओवरलोडेड मेथड जो है हम कॉल करते हैं तो कंपाइलर ये देखता है कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स हमने कौन से पास किए हैं, तो उस हिसाब से वो वाला मेथड कॉल होता है। अच्छा, ये मेथड ओवरलोडिंग जो है रिटर्न टाइप के हिसाब से जो है प्रॉपरली काम नहीं करती। मतलब रिटर्न टाइप जो है जस्ट अगर हम उस पर डिपेंड करें तो मसले हो सकते हैं प्रोग्राम रन होने में। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि मेथड ओवरलोडिंग में हम मेथड का नाम सेम रखेंगे और जो है आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हम डिफरेंट रखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हम दो क्लासेस बनाएंगे, एक में जो है हम मेथड्स बनाएंगे, दूसरे क्लास में जो है वो हम मेथड्स कॉल करेंगे। ठीक है, तो जो क्लास, पहला क्लास है ओवरलोड डेमो, इसमें जो पहला मेथड है वाइड टेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो मेथड्स हैं सबका नाम टेस्ट है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट मुख्तलिफ है। तो पहले मेथड में वाइड टेस्ट में जो है कोई भी आर्ग्यूमेंट ना तो रिटर्न हो रहा है ना ही पास हो रहा है, कि वाइड है वो, वाइड टेस्ट, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक प्रिंटिंग का काम कर रहा है कि वो जो है क्या प्रिंट करके देगा, नो पैरामीटर्स। इसी तरह फिर उसी नाम से हमने जो है मेथड बनाया है जो एक आर्ग्यूमेंट लेगा जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर, और वो इंटीजर वो हमें सेम इंटीजर प्रिंट करके देगा। इसी तरह फिर हमने वॉइड टेस्ट बनाया है कि अब वो दो इंटीजर्स लेगा और दोनों को प्रिंट करके दिखाएगा। और फिर जो है हमने एक और मेथड बनाया है जो एक डबल वेरिएबल लेगा, डबल वेरिएबल है वहाँ पे डबल ए, तो ए के लिए कोई वैल्यू लेगा और फिर हमें जो है रिटर्न भी करेगा डबल टाइप।
और वो जो रिटर्न करेगा हमें a इंटू ए मतलब a स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो अच्छा, इस मेथड में ए स्क्वायर तो रिटर्न हो रहा है, लेकिन उसके साथ एक जो है ये चीज़ प्रिंट भी हो रही है कि मतलब हमें जो है ए का वैल्यू प्रिंट होके भी मिलेगा। ठीक है, तो जब भी हम इस मेथड को जो है कॉल करेंगे तो ये वाली लाइन जो है डबल ए कॉलन और ए का वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगी, लेकिन जो चीज़ हम रिटर्न करवा रहे हैं वो जब हम प्रिंट करवाना चाहेंगे वो तभी प्रिंट होगी। तो अब हमने जो है यहाँ पे नीचे दूसरा क्लास बनाया है जिसमें हम जो है ये मेथड्स कॉल करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मेन मेथड है और हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऊपर वाली क्लास का जिसका नाम हमने ओबी रखा है। ठीक है, तो अब उस ओबी की हेल्प से जो है हम ऊपर वाले क्लास के सारे मेथड्स जो है एक्सेस कर रहे हैं। तो एक हमने जो है रिज़ल्ट वेरिएबल भी बनाया जिसकी टाइप डबल है, ये हम आगे यूज़ करेंगे क्योंकि जहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है वो किसी वेरिएबल को असाइन करनी होती है। तो वहाँ से जो रिटर्न हो रही थी चीज़, जो वेरिएबल रिटर्न हो रहा था, तो वो हमारे पास टाइप उसकी डबल है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाया रिज़ल्ट जिसकी टाइप डबल है। तो इसमें जो है वो वैल्यू रिटर्न होके स्टोर हो जाएगी और जब हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तभी प्रिंट होगी। तो अब जो है हम यहाँ पे ob.test जब कॉल करेंगे तो ये वो वाला मेथड कॉल होगा जो ना तो रिटर्न कर रहा है ना ही कोई हमसे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और उसमें जो है हमारे पास प्रिंट होगा नो पैरामीटर्स। फिर जो है हम ob.test और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जब 10 लिखेंगे सिर्फ, तो वो हमें जो है प्रिंट करके देगा a कॉलन 10। फिर हम जब दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं तो वो हमें जो है a और b दोनों का वैल्यू जो है हमें प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि उस मेथड में हमने यही कहा है कि जो हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो सिर्फ हमें प्रिंट करके दो। अब ये रिज़ल्ट वेरिएबल जो हमने बनाया था यहाँ पे डबल रिज़ल्ट, तो उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। वो वैल्यू कहाँ से आएगी, जब हम मेथड कॉल करेंगे ob.test123.25। तो 123.25 ये डबल वैल्यू है कि उस मेथड में हम जो है आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे थे या जो आर्ग्यूमेंट हमें पास करना है यहाँ पे वो डबल ए है और रिटर्न भी डबल डबल करेगा। तो अब ये मेथड जैसे ही कॉल होगा तो अभी जो चीज़ ये रिटर्न करेगा वो तो रिज़ल्ट में आ जाएगी, लेकिन क्योंकि उस मेथड में हमारे पास एक लाइन थी कि कोई चीज़ जो है प्रिंट होनी है, वो प्रिंट क्या होना है, डबल ए कॉलन और ए का वैल्यू। तो वो हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि रिज़ल्ट में जो है हमारे पास नीचे बिल्कुल नीचे यहाँ पे डबल ए 123.25 प्रिंट हो रहा है। अच्छा, जब हम रिज़ल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे वही चीज़ प्रिंट होगी जो हम चीज़ जो वैल्यू हम रिटर्न करवा रहे हैं। तो फिर वो हम प्रिंट कैसे करवा रहे हैं, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं system.out.println के अंदर कि रिज़ल्ट ऑफ ob.test123.25 जो है वो हमारे पास इसका स्क्वायर हो जाएगा। वो स्क्वायर जो है फिर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, कभी कभार ऐसे होता है कि जो हम आर्ग्यूमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं कि सपोज़ कर लें वो आर्ग्यूमेंट जो मेथड हमसे लेगा वो डबल होगा, लेकिन हम उसको जो है पास इंटीजर कर रहे हैं। ठीक है, या ऐसा मेथड डिफाइंड ही नहीं है कि जो हमसे इंटीजर आर्ग्यूमेंट ले। तो वहाँ पे जावा की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर डेटा लॉस नहीं हो रही, जैसे इंटीजर जो है
डबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल डेटा टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इंटीजर पास कर रहे हैं लेकिन मेथड आपने ऐसा बनाया है जो हमसे आर्ग्यूमेंट डबल टाइप लेगा, तो वहाँ पे जावा ऑटोमेटिकली फिर वो जो है वो वाला मेथड कॉल करेगा जिसमें जो है डबल टाइप का आर्ग्यूमेंट हमें पास करना था। तो इस प्रोग्राम में ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कि ये जो है एक क्लास है ओवरलोड डेमो। इसमें वही जिस तरह ऊपर हमने एग्जांपल देखा था कि मुख्तलिफ जो है मेथड्स बने हुए हैं। तो अब यहाँ पे 3 मेथड्स बने हुए हैं कि पहले मेथड में जो है ना रिटर्न टाइप है और ना जो है कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है। फिर दूसरे मेथड में जो है 2 आर्ग्यूमेंट्स हमसे ले रहा है और रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। और तीसरे मेथड में जो है हमसे एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है जिसकी टाइप जो है डबल होनी चाहिए। तो अब इस क्लास में जो है क्लास ओवरलोड में जो है हम ये मेथड्स जब कॉल कर रहे हैं उसके लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है OB, और यहाँ पे इंटीजर आई डिफाइन किया है 88। तो OB डॉट टेस्ट कॉल कर रहे हैं वो, ठीक है। वाईफाई बंद करना भूल गया, चलें ठीक है बंद कर दिया, अब मैसेज नहीं आएगा भाई। तो OB डॉट टेस्ट जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमारे पास वो वाला मेथड कॉल होगा जिसमें जो है हम ना तो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और ना ही हमें कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, लेकिन नो पैरामीटर्स जो है हमें प्रिंट होके मिलेगा, ठीक है। अब OB डॉट टेस्ट इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं 10, 20 यहाँ पे। तो ये वो वाला मेथड कॉल होगा जहाँ पे हमें 2 इंटीजर्स जो है पास करने हैं, वाइड टेस्ट इंट A इंट B। ये भी जो है हमें A और B का वैल्यू प्रिंट करके देगा। अब जो चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो ये है कि हम OB डॉट टेस्ट आई कॉल कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू है 88, लेकिन ऐसा कोई हमने मेथड बनाया ही नहीं है कि जिसको हम इंटीजर पैरामीटर दें। तो अब जावा जो है क्या करेगा कि वो देखेगा कि 88 अगर इंटीजर टाइप है, लेकिन हमारे पास जो मेथड है इंटीजर टाइप नहीं है, लेकिन हमारे पास ऐसा मेथड है जिसमें जो है हम डबल वैल्यू पास कर सकते हैं और डबल जो है इंटीजर वैल्यू को इजीली अकोमोडेट कर सकता है विदाउट एनी लॉस। तो फिर ये वाला मेथड कॉल होगा। और बाकी OB डॉट टेस्ट 123.2 जब कॉल करेंगे तो तब भी वही डबल वाला मेथड कॉल होगा, क्योंकि अब हम जो है डबल वैल्यू दे भी रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे नो पैरामीटर लिखा हुआ आ रहा है जब हमने नो पैरामीटर वाला मेथड कॉल किया है। फिर 2 इंटीजर वाला जब मेथड कॉल किया है तो हमारे पास 10 और 20 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और फिर जब 88 पास किया है तो इवन दो हमने इंटीजर पास किया है लेकिन वो डबल वाला मेथड कॉल होके फिर हमें वो 88 प्रिंट करके दे रहा है। अच्छा, ये जो मेथड ओवरलोडिंग है कि हम कह रहे हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट कर रही है, तो इसको जो है हम वन इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स पैराडाइम भी कहते हैं। अच्छा, अब सी लैंग्वेज में क्या होता था कि अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज़ की फाइंड आउट करनी है, अब एब्सोल्यूट हम जो है इंटीजर की भी फाइंड कर सकते हैं और जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की भी जो है हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और जो है लॉन्ग की भी कर सकते हैं। तो अब उसके लिए सिर्फ सी में हमारे पास 3 मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि जैसे ABS है, LABS है और FABS है। कि सिंपल ABS जो है
वो हमारे लिए इंटीजर डेटा टाइप के लिए है, और एल ए बी एस जो है हमारे पास लॉन्ग इंटीजर के लिए है, और एफ ए बी एस जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए है। तो अब ये इस तरह बहुत सारे नाम हो जाएंगे, तो फिर जब भी हमें कोई चीज़ मतलब एब्सोल्यूट अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का फाइंड करना होगा, तो फिर हमें वो मेथड भी जो है अलग नाम से याद रखना होगा, और उसी में जो है वैल्यू पास करनी होगी। तो अब जावा में ये जो है मेथड ओवरलोडिंग है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेथड का नाम सिंपल एबीएस ही सपोज करने के होगा। तो अब वो जो है हम जो पैरामीटर पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिर खुद समझ जाएगा कि मुझे जो है एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू किस डेटा टाइप का मुझे फाइंड करना है। वो खुद ही जो है फिर काम करेगा, और हमें जो है मुख्तलिफ नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम कंस्ट्रक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्टर और क्लासेस के बारे में पढ़ा था, तो अब कंस्ट्रक्टर भी हमने पढ़ा था कि एक मेथड है कि वो जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए काम आता है, कि जब भी हम मतलब ऑब्जेक्ट बनाएं तो इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम जो कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे नाम सेम होगा, लेकिन पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स वो डिफरेंट होंगे, कि नंबर में भी डिफरेंट हो सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं, और टाइप में भी जो है डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्लास है बॉक्स, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनकी टाइप डबल है। तो अब हमने जो पहला कंस्ट्रक्टर बनाया है वो हमसे जो है 3 वैल्यूज़ ले रहा है, विड्थ, हाइट और डेप्थ का। ठीक है, और वो डब्ल्यू एच और डी के फॉर्म में ले रहा है, और वो जो है फिर विड्थ, हाइट और डेप्थ को असाइन हो जाएगा। और दूसरा जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है कि हम जो है कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे, तो उस वक्त जो है विड्थ, हाइट और डेप्थ की वैल्यू जो है -1 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम विड्थ, हाइट, डेप्थ की कोई वैल्यू अगर हम खुद से डिफ़ाइन नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ पे जो है वॉल्यूम नेगेटिव आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब हमने जो है वॉल्यूम के लिए खुद से जो है विड्थ, हाइट और डेप्थ डिफ़ाइन नहीं किए। वहाँ पे जब नेगेटिव रिज़ल्ट आएगा तो ये हम खुद अंडरस्टैंड कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसमें सिर्फ हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये वॉल्यूम जो है क्यूब के हिसाब से फाइंड करेगा, कि एक ही वैल्यू लेगा जिसमें जो है हमारे पास विड्थ, हाइट और डेप्थ तीनों जो है उस एक वैल्यू के बराबर होंगे। तो फिर हमारे पास एक मेथड है जो हमें वॉल्यूम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड्स हैं, एक मेथड है वॉल्यूम का, और बाकी कंस्ट्रक्टर्स हैं, और हमारे पास 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इस क्लास में। तो अब इनको यूज़ करने के लिए फिर हमने जो है ओवरलोड कंस्ट्रक्टर एक जो है दूसरी क्लास बनाई है, जिसमें हम जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, माई बॉक्स 1, माई बॉक्स 2 और माई क्यूब। अब माई बॉक्स 1 को जो है हम जब क्रिएट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है 3 वैल्यूज़ दे रहे हैं, 10, 20 और 15। तो अब ये वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसमें जो है हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं। फिर जो है माई बॉक्स 2 में जो हम जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं बॉक्स विथ एम्प्टी स्मॉल ब्रैकेट्स। तो अब ये वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसमें हमारे पास लेंथ, विड्थ और डेप्थ की जो वैल्यूज़ थी वो -1 थी। क्योंकि हम यहाँ पे खुद से कोई वैल्यू नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी कुछ नहीं आना चाहिए। तो वो कुछ नहीं जो है हम नेगेटिव नंबर से डिफ़ाइन कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कोई अभी जो है यहाँ पे वॉल्यूम के लिए वैल्यू नहीं दिया था, तो इस वजह से नेगेटिव वॉल्यूम आ रहा है। और माई क्यूब
जो ऑब्जेक्ट है जब ये कॉल करेंगे तो सिर्फ हम जो है एक ही वैल्यू पास कर रहे हैं 7। तो क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो हमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना है 7। तो 7 के हिसाब से फिर हमें वो वॉल्यूम फाइंड आउट करके देगा। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए हैं और अब हमें जो है वॉल्यूम देखना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि VOL जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है जिसकी टाइप डबल है तो वो हम बराबर कर रहे हैं माई बॉक्स डॉट वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम मेथड कॉल होगा इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो हमें वो प्रिंट करके देगा वॉल्यूम। और अब माई बॉक्स 1 जो है जो वैल्यूज़ उठाएगा वो वैल्यूज़ उठाएगा 10, 20 और 15। और फिर इसी तरह माई बॉक्स 2 डॉट वॉल्यूम ये वैल्यूज़ उठाएगा। अच्छा, इसके लिए जो है हमने वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये हमें जो है वॉल्यूम रिटर्न करेगा -1। इसी तरह फिर हमने माई क्यूब डॉट वॉल्यूम जब कॉल करेंगे तो ये लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की वैल्यूज़ 7 कंसिडर करेगा क्योंकि हमने 7 यहाँ पे जो है न्यू बॉक्स 7 इसमें रखा है। तो जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है माई बॉक्स 1 का 3000, माई बॉक्स 2 का -1 और माई क्यूब का 7 इंटू 7 इंटू 7 343 आ रहा है। अच्छा, अब जो है हम ये सीखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एज अ मेथड को जो है हम एज अ पैरामीटर कैसे जो है पास कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स हमें जो है मेथड्स में पास करने एज एन आर्ग्यूमेंट या फिर एज ए पैरामीटर। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम बनाया है क्लास टेस्ट। उसमें जो है 2 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं A और B और एक मेथड है टेस्ट जिसकी हेल्प से जो है हम, अच्छा यहाँ पे ये मेथड नहीं, सॉरी ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो है हम 2 वैल्यूज़ ले रहे हैं इंटीजर टाइप के, जो A और B का जो है वैल्यू, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल A और B हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, इनके वैल्यूज़ जो है हमें डिफ़ाइन करने के लिए इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो A और B की वैल्यू डिफ़ाइन हो जाएगी। तो एक और यहाँ पे मेथड है जो हमें रिटर्न कर रहा है बूलियन टाइप वैल्यू, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मेथड का जो नाम है इक्वल टू है और इसके अंदर जो है हम जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है टेस्ट ओ। अब टेस्ट क्या है? टेस्ट एक्चुअली में ये क्लास है और ओ क्या होगा? वो एक ऑब्जेक्ट होगा जो हम पास करेंगे, ठीक है। तो जो भी अब मतलब यहाँ पे जो भी पैरामीटर जो है हम इस मेथड में टेस्ट ओ की जगह पे पास करेंगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट ओ में जो है आ जाएगा। अब इस मेथड में हो क्या रहा है कि वो जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसके पास जो है कापी होगी ए और बी की, ठीक है। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं तो उसके पास इंस्टेंस वेरिएबल्स जो क्लास के ए और बी हैं उनकी जो है कॉपी होगी, ठीक है। तो अब वो वेरिएबल्स हम एक्सेस कर रहे हैं o.a और o.b की हेल्प से, कि ऑब्जेक्ट हमारा o है, ठीक है, और a एक्सेस कर रहे हैं o.a और o.b। अब इक्वल टू a और इक्वल टू b। तो a और b यहाँ पे क्या है? अब a और b जो है
ये उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल होंगे जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये इक्वल टू मेथड कॉल कर रहे हैं। कि नीचे जो है कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है, एंड में जो है लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में ob1 डॉट इक्वल टू। ob1 जो है उसके पास भी a और b की कॉपी होगी, तो अब ob1 की जो a और b होगी वो हम क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये मेथड कॉल कर रहे हैं, तो इस मेथड में जो है a और b जो है हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं हम ob2 या ob3, उसकी कॉपी एक्सेस करने के लिए हमें टेस्ट ओ में जो हमने ओ ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है उसकी हेल्प से ओ डॉट ए लिखेंगे तो उसकी ए की कॉपी आ जाएगी, ओ डॉट बी लिखेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 3 की जो है वो ए और बी की कॉपी आ जाएगी जब हम ओ डॉट ए या ओ डॉट बी लिखेंगे। तो अब यही है आगे कि अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स उनमें ए और बी की वैल्यू सेम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अब हमने जो है 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ob1 ob2 ob3। तो अब यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं ob1 और ob2 जो है सेम है और ob3 जो है दोनों से डिफरेंट है। तो जब हम ob1 डॉट इक्वल्स टू ob2 कर रहे हैं तब हमें जो है रिज़ल्ट ट्रू मिलेगा, और जब हम ob1 डॉट इक्वल्स टू ob3 जो है जब हम कॉल कर रहे हैं तो हमें रिज़ल्ट जो है फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एक तो मतलब हमने ये सीखा कि जो है हम मेथड में जो है हम ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और जब वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो अब क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेथड कॉल कर रहे हैं, दूसरा उस मेथड में भी जो है हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट से हम मेथड कॉल कर रहे हैं उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स की जो है हम मतलब उसको लिखने के लिए सिंपली हम ए और बी यूज़ करेंगे। लेकिन जो ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं मेथड में तो वो हमारा जो है ओ की हेल्प से एक्सेस हो पाएगा, तो हम ओ डॉट ए और ओ डॉट बी लिखेंगे। ये जो है थोड़ी ये बात याद करने की थी कि कैसे मतलब अगर ऑब्जेक्ट हम जो है पास कर रहे हैं तो उसके जो है ए और बी को कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एक रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है ob1 इज़ इक्वल टू ob2, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और ob2 के बाद जो है फिर जब ob1 इक्वल टू ob3 है तो वहाँ पे जो है रिज़ल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको इनिशलाइज करें, लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएं उसके जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो हम इनिशलाइज ना करें, बल्कि जो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो हमने पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो भी हमने जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स के वैल्यू इनिशलाइज करवाए हैं वो जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में वही वैल्यूज़ जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स के लिए वही वैल्यूज़ कॉपी हो जाएं। तो ये प्रोग्राम हम देखते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स क्लास है, 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो एक हमने जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है बॉक्स, उसमें हम बॉक्स टाइप जो है
ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस कंस्ट्रक्टर में विड्थ की वैल्यू क्या होगी? विड्थ की वैल्यू जो होगी वो होगी ओबी डॉट विड्थ के ओबी ऑब्जेक्ट जो है, जो हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट, ओबी उसी को रेफ़र करेगा, ठीक है। तो ओबी में एक्चुअली वो विड्थ, हाइट और डेप्थ आ जाएगी, लेकिन ओबी उसको एक्सेस कैसे करेगा? ओबी डॉट विड्थ, ओबी डॉट हाइट, ओबी डॉट डेप्थ। तो जो हमारे यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं विड्थ, हाइट और डेप्थ, उनकी वैल्यूज़ उस ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वहाँ से आएगी। बाकी जो है नीचे यही मतलब एक कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे डिफरेंट है पिछले प्रोग्राम से। बाकी तो यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर है, 3 जो है वैल्यूज़ ले रहा है, ठीक है। और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो कोई वैल्यू नहीं ले रहा, तो हमने यहाँ पे तीनों इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू -1 रखी थी। और ये वॉल्यूम जो है क्यूब का, उसका कंस्ट्रक्टर है। और फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमने मेथड बनाया था, वही सेम है। तो अब यहाँ पे दूसरी क्लास में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई बॉक्स 1। उसमें जो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है उसमें जो है हम 3 वैल्यूज़ दे रहे हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट के। और अब माई बॉक्स 2 जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें जो है हम कोई भी जो है वैल्यू नहीं दे रहे, तो वॉल्यूम -1 आएगा। अब तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम जो है माई क्यूब, वो भी सेम है। जो डिफरेंट है वो है माई क्लोन। तो इस ऑब्जेक्ट में जब हम इसको क्रिएट कर रहे हैं इक्वल टू न्यू बॉक्स, अब उस बॉक्स में जो हम पास कर रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट माई बॉक्स 1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जो अभी हमने यहाँ पे नया कंस्ट्रक्टर ऐड किया था, ये वाला, कि बॉक्स है और वो हमसे जो है जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो भी एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो वो जब नीचे हम यहाँ पे ये माई क्लोन जब क्रिएट कर रहे हैं ना, तो बॉक्स के अंदर माई बॉक्स 1 हम यहाँ पे ये पास कर रहे हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, वो जब पास हो जाएगा तो अब माई बॉक्स 1 जो हमने डिफ़ाइन किया है उसकी जो है लेंथ, विड्थ और हाइट, या जो डेप्थ है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, जो भी 3 वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है? 10, 20 और 15। तो माई बॉक्स 1 जो है उसमें जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू है 10, 20, 15। अब ये जब माई बॉक्स 1 यहाँ पे माई क्लोन ऑब्जेक्ट में, जब माई क्लोन ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वहाँ पे जब ये पास हो रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि माई क्लोन ऑब्जेक्ट के लिए जो विड्थ और हाइट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो बराबर होगी ओबी डॉट विड्थ, ओबी डॉट हाइट और ओबी डॉट डेप्थ के। तो मतलब ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज़ माई क्लोन ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। मतलब ऑब्जेक्ट 1 के जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं वो माई क्लोन के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो जब ये ऑब्जेक्ट्स डिफाइन हो गए हैं तो बाकी फिर हमें सिर्फ सिंपली वॉल्यूम मेथड को कॉल करना है। तो अब जो है वॉल्यूम जो होगा वो माई बॉक्स 1 और माई क्लोन का जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सही आउटपुट नहीं है, लेकिन होगा यही कि जो है माई क्लोन डॉट वॉल्यूम जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम का वैल्यू होगा वो सेम ही होगा जो कि हमारा माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम का होगा। अच्छा, जावा में जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं तो उसमें जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स
जो पास होते हैं वो पास बाय वैल्यू या फिर पास बाय दूसरे टाइप के पास बाय रेफरेंस होते हैं। तो जो पास बाय वैल्यू है तो उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि उस वेरिएबल की या वो जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसकी एक कॉपी बन जाती है अलग से। कि मतलब अगर हम वेरिएबल ए पास कर रहे हैं तो अब ए जो है किसी और वेरिएबल में ए की जो भी वैल्यू होगी वो किसी और वेरिएबल में जब पास करेंगे तो वो मेथड में जो हम दूसरा वेरिएबल बनाया होगा आर्गुमेंट को जो है स्टोर करने के लिए, आर्गुमेंट की वैल्यू स्टोर करने के लिए, वो वहाँ पे जो है कॉपी हो जाएगी। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं मेथड में तो ये होता है कि जब ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट के जो, क्योंकि ऑब्जेक्ट में होते हैं हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है, तो वो जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं तो अब उनकी कॉपी नहीं बनती। वो जो है एक रेफरेंस पास हो जाता है जब हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं मेथड में, तो एक रेफरेंस जो है पास होता है कि अगर हम उस मेथड में फिर हम उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स में चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगी। तो ये एक्चुअली में कॉन्सेप्ट हम जो है प्रोग्राम्स में देखेंगे तो आपको सही से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब जो है पहले प्रोग्राम ये है कि जब हम जो है सिंपल जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप या सिंपल जो है इंटीजर इस तरह की वैल्यूज़ जब पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास नहीं कर रहे हैं मेथड में, तो वहाँ पे देखेंगे कि हम जो है जो भी मतलब वेरिएबल्स पास कर रहे हैं उनकी एक कॉपी बनेगी और एक्चुअल जो है वेरिएबल्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है क्लास टेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर मेथड है कि वो हमसे दो वैल्यूज़ लेगा आई और जे की और आई और जे की वैल्यू को जो है चेंज कर रहा है, ठीक है। अब जो है कॉल बाय वैल्यू, तो ये मेथड है, हमने यहाँ पे मतलब क्लास है ये, यहाँ पे जो है हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं टेस्ट क्लास का, ठीक है। तो न्यू टेस्ट ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। तो जब भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो हम इसी तरह जो है सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने इस क्लास में भी जो है हमने एक इंटीजर a इज़ इक्वल टू 15 और b इज़ इक्वल टू 20 यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे a और b नहीं है, यहाँ पे है i और j, ठीक है। तो हम जो है प्रिंट करवा रहे हैं पहले a और b की वैल्यू। तो a और b की वैल्यू जो है सेम प्रिंट होगी क्योंकि हमने डिफ़ाइन की है 15 और 20 अभी अभी डिफ़ाइन की है, ठीक है। तो अब जो है ये a और b की वैल्यू जो है हम पास कर रहे हैं मेथड में, ठीक है। लेकिन उस मेथड को हम क्योंकि वो दूसरी क्लास में है तो उसको एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से ob.math मेथड विच इज़ मेथड एक्चुअली a कामा b, और फिर जो है हम यहाँ पे अगेन जो है a और b की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा ये रहा है कि a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी है मेथड को, लेकिन मेथड में वो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुई क्योंकि वो जो है पास बाय जो है वैल्यू है कि वैल्यू पास हुआ है, वेरिएबल खुद जो है जहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर है वो लोकेशन जो है वो
मेमोरी लोकेशन वो पास नहीं हुई, वो रेफरेंस जो है पास नहीं हुआ। अच्छा, अब जो है दूसरा प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें जो है हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जब पास करेंगे तो वो मेथड जो है उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स में अगर चेंज करेगा तो एक्चुअली में फिर जब दोबारा हम उस दोबारा जब हम उस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देखेंगे तो वो मॉडिफाइड होंगी। तो क्लास टेस्ट है, उसमें जो है दो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं ए और बी। अब ए और बी की जो है वैल्यू डिफ़ाइन करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया है। ठीक है, वो हमसे दो वैल्यूज़ लेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर आई और इंटीजर जे। तो आई की वैल्यू ए को मिल जाएगी, जे की वैल्यू बी को मिल जाएगी। अब यहाँ पे वो मेथड हमने बनाया है कि जब हम उसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट ओ में जो है ओ जो है उसको रेफ़र करेगा। ठीक है, तो ओ में उसका रेफरेंस आ जाएगा। तो फिर अब ओ डॉट ए और ओ डॉट बी, इसकी हेल्प से जब जो है हम ये चेंजेस कर रहे हैं तो एक्चुअली में उस ऑब्जेक्ट को जिसको हमने पास किया है उसकी ए और बी में भी जो है चेंज आ जाएगी। तो पास, ये दूसरा क्लास हमने बनाया है पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ठीक है, अब इसमें जो है मेन मेथड है और हमने जो है टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें जो है हम उस ऑब्जेक्ट ओ बी के लिए जो है हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं किसकी, इंस्टेंस वेरिएबल्स की। इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए और बी। तो इस ऑब्जेक्ट ओ बी के लिए ए और बी की वैल्यू क्या है, 15 और 20। तो ओ बी डॉट ए जो है 15 होगा और ओ बी डॉट बी जो है 20 होगा, वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आउटपुट में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 15 और 20 आ रहा है प्रिंट होके। अब हम क्या कर रहे हैं कि यही ऑब्जेक्ट जो है हम मेथड को पास कर रहे हैं। ठीक है, और वो मेथड हम जो है कॉल भी जो है इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई यहाँ पे बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब ओ बी हम मेथड को पास कर रहे हैं तो ओ बी में जो ए और बी का जो रेफरेंस है, तो अब वो जो मेथड है ए और बी की वैल्यू को चेंज कर रहा है। वो कैसे चेंज कर रहा है, ओ डॉट ए जो है इक्वल टू ओ डॉट ए इंटू 2 और ओ डॉट बी इक्वल टू ओ डॉट बी डिवाइडेड बाय 2। तो ए की वैल्यू जो है डबल हो रही है और बी की वैल्यू जो है हाफ हो रही है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इस मेथड में चला गया, ठीक है, तो फिर हम जब ओ बी डॉट ए प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे पास 15 की जो डबल हो रही है वो 30 है और 20 की जो हाफ है वो यहाँ पे हमें आउटपुट में मिल रही है। अच्छा, हमने जो है मेथड्स में देखा था कि जो है कोई डेटा टाइप रिटर्न हो रहा है। अब जो है यहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो है कैसे रिटर्न होते हैं। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है कि हमने एक टेस्ट क्लास बनाई है। एक जो है इंस्टेंस वेरिएबल है इंटीजर ए और कंस्ट्रक्टर है जो हमें जो है ए की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए जो है यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, अब एक मेथड बनाया है कि वो हमें जो इसकी रिटर्न टाइप है वो टेस्ट है। ठीक है, अब टेस्ट जो है एक्चुअली में ये क्लास का नाम है। तो अब अगर क्लास का नाम ये जो है हमने रिटर्न टाइप में लिखा है तो वो एक्चुअली में हमें एक जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जैसे अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो इंटीजर वेरिएबल मतलब
एक वो इंटीजर वेरिएबल की कोई इंटीजर टाइप मतलब वेरिएबल की या सिंपली डायरेक्टली कोई इंटीजर हमें रिटर्न होके मिलता। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है रिटर्न टाइप क्लास है, तो क्लास मतलब टेस्ट तो रिटर्न नहीं होगा ना, बट जाहिर बात है उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब वो ऑब्जेक्ट कौन सा रिटर्न होगा, वो जो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, टेम्प। ठीक है, तो अब जब टेम्प हम क्रिएट कर रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पे लिखा है न्यू टेस्ट A+10। तो अब यहाँ पे A+10 क्या है कि हम जो है ये जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसमें कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, लेकिन अब टेस्ट में यहाँ पे देखें, टेस्ट कंस्ट्रक्टर में इंटीजर आई है कि आई की जगह पे हमने क्या लिखा है कि आई को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, A+10। तो अब ये ए कहाँ से आएगी, ये ए जो है एक्चुअली में हम जिस ऑब्जेक्ट की हेल्प से ये मेथड कॉल करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी ए इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी होगी, तो वो वहाँ से उठाएगा। जिस भी मतलब ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी जो है सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यू हम ऑलरेडी पहले डिफ़ाइन करेंगे, तो वो वहाँ से ए उठाएगा और फिर A+10 कर देगा। तो फिर जो है हमारे पास जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो तब जो है हमारे पास ए की वैल्यू जो है मतलब A+10 जो है आई में आ जाएगा। ठीक है, और आई की जो वैल्यू बनेगी फिर वो ए को असाइन हो जाएगी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो जाहिर बात है किसी मतलब ये टेम्प जो ऑब्जेक्ट है जब ये रिटर्न होगा तो किसी ऑब्जेक्ट को ही हम ये असाइन करेंगे वैल्यू। तो उस ऑब्जेक्ट में जो है जो अब ए की कॉपी होगी वो जो है जो हमने जिस ऑब्जेक्ट से ये मेथड कॉल किया है, तो जिस ऑब्जेक्ट से ये मेथड हमने कॉल किया है उसमें जो ए की वैल्यू होगी, तो अब ये मेथड जो है जब ये इस मेथड के अंदर जो टेम्प ऑब्जेक्ट है जब ये रिटर्न होगा तो उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें ये रिटर्न हो रहा है टेम्प, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो ए की वैल्यू होगी वो +10 हो जाएगी। मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसमें जो ए की वैल्यू जो भी होगी और जिस ऑब्जेक्ट में ये टेम्प रिटर्न हो रहा है तो वहाँ पे ए की वैल्यू 10 नंबर से ज़्यादा होगी। तो अब ये जो है नीचे हम देखेंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा कि एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है OB और उसमें हमने लिखा है न्यू टेस्ट 2। तो अब यहाँ पे इस OB के लिए OB1 के लिए ए की वैल्यू 2 है, लेकिन अब जो OB2 है वो हमने बराबर किया है OB1 डॉट मेथड को कॉल किया है इंक्रीमेंट बाय 10। तो OB1 में जो ए की वैल्यू है वो ये मेथड उठाएगा। ठीक है, वो ये मेथड उठाएगा और जो है हमें उसमें 10 ऐड करके, ठीक है, क्योंकि इस मेथड में है ही ये काम हो रहा है, हो ही ये काम रहा है कि हमने टेम्प एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो जो है ऑब्जेक्ट जो है उसमें जो है क्या हो रहा है कि जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं तो A+10 कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसमें जो ए की कॉपी है उसमें 10 ऐड हो जाए। तो फिर जब 10 ऐड हो जाएंगे तो जब वो वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट वो जो है
जो टेम्प ऑब्जेक्ट है वो जब रिटर्न होके ओबी को मिलेगा तो ओबी में अब ए की कॉपी आ जाएगी। अब ओबी में जो ए की कॉपी बनेगी उसमें ए का जो वैल्यू होगा वो +10 होगा, ए +10 होगा। तो मतलब A+10 मतलब OB1 के हिसाब से OB1 में जो ए है उसमें +10 करेंगे तो OB2 की ए बनेगी। तो OB1 डॉट ए जब प्रिंट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, लेकिन OB2 डॉट ए जब प्रिंट करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। और जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि OB2 इक्वल टू OB2 डॉट इंक्रीमेंट बाय 10 के अब जो OB2 में एक्चुअली में जो वैल्यू है ऑब्जेक्ट में ए की, अब उसमें जो है 10 ऐड हो जाए तो OB2 में करंटली ए की वैल्यू 12 है, तो अब फिर दोबारा जो है उसमें जब 10 ऐड हो जाएगा तो OB2 डॉट ए जो है अब 22 हो गया है। अच्छा, रिकर्जन का ये मतलब होता है कि मेथड जो है खुद को कॉल करे। मेथड दैट कॉल्स इटसेल्फ इज सेड टू बी रिकर्सिव, और जो ये प्रोसेस है उसको हम रिकर्जन कहते हैं। तो इसका जो फेमस एग्जांपल है वो फैक्टोरियल का है कि फैक्टोरियल में अगर 5 फैक्टोरियल हम फाइंड करते हैं तो वो एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन होती है 5 4 3 2 1। तो अब ये प्रोग्राम देखते हैं हम कैसे बन रहा है कि क्लास फैक्टोरियल हमने डिफ़ाइन किया है, ठीक है। उसमें जो है हमने एक जो है रिकर्सिव मेथड बनाया है। अब उस रिकर्सिव मेथड का हमने नाम रखा है इंट फैक्ट के। इंटीजर वो रिटर्न करेगा और हमसे एक इंटीजर लेगा। जो इंटीजर लेगा उसका जो है हमें फैक्टोरियल फाइंड आउट करके रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके अंदर मेथड के अंदर फिर हमने एक जो है इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया है, और हम ये कह रहे हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 तो तब जो है डायरेक्टली हमें 1 रिटर्न करे, क्योंकि हम इस जो है प्रोग्राम में n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा देंगे, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ या ज़ीरो अभी हम यहाँ पे नहीं दे रहे। तो जो रिज़ल्ट हमने वेरिएबल बनाया है तो वो रिज़ल्ट वेरिएबल जो है हमारा जो हमने बराबर किया है वो हमने बराबर किया है फैक्ट n-1। तो अब फैक्ट n-1 एक्चुअली में वो मेथड खुद ही है, लेकिन अब उसमें क्या हो गया कि हमने n में से सिंपली एक वैल्यू कम कर दी है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से। तो अब अगर हमने जो है यहाँ पे जो है अगर हम यहाँ पे इस मेथड को जब कॉल कर रहे हैं अगर n की वैल्यू 5 होती फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्ट ऑफ 5 - 1 इंटू 5। तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर फैक्ट ऑफ 5 - 1 जो होगा वो होगा फैक्ट ऑफ 4। तो जब फैक्ट ऑफ 4 जब कॉल होगा तो अगेन उसके अंदर फिर जो है फैक्ट ऑफ 3 आ जाएगा, फैक्ट ऑफ 2 आ जाएगा, फिर जो है वो यहाँ पे जब वो मेथड्स भी जो है बनेंगे तो उनके साथ भी मल्टीप्लिकेशन में n होगा। तो उस n की वैल्यू क्योंकि एक नंबर से कम होती जा रही है तो हमारे पास एक्चुअली में एक जो राइट से जो नंबर बनेगा वो 5, मतलब अगर 5 जो है पास कर रहे हैं इनिशियली तो 5 राइट साइड से 5 मल्टीप्लाइड विथ 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, इस तरह जो है एक मल्टीप्लिकेशन बनेगी। तो फिर हम जो है उस रिज़ल्ट को जो है रिटर्न कर रहे हैं कि मतलब वो पूरा फिर फैक्टोरियल का वैल्यू हमें रिटर्न होगा। तो इस जो है क्लास को
हमने यहाँ पे यूज़ किया है दूसरी क्लास में रिकर्जन में, तो वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एफ, ठीक है, और उसको हमने क्रिएट किया है। अब उसमें क्योंकि कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमने जो है कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह भी नहीं बनाया है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे मेथड है फैक्टोरियल का। तो अब हम कॉल कर रहे हैं एफ डॉट फैक्ट 3, एफ डॉट फैक्ट 4, एफ डॉट फैक्ट 5। तो इन तीनों का जो है हमें यहाँ पे फैक्टोरियल मिल रहा है। अच्छा, जो फैक्टोरियल का ये यहाँ पे जो प्रोग्राम है रिकर्सिवली मेथड जो है कॉल हो रहा है, तो इसमें कह रहा है कि जब रिकर्सिव आप प्रोग्राम बनाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वो इफ़ की एक कंडीशन इस तरह रखेंगे ताकि जो है फर्दर रिकर्जन कहीं ना कहीं पे जाके बंद हो जाए, वरना फिर वो जो प्रोग्राम है वो रिकर्सिवली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जो है जा सकता है। तो यहाँ पे भी जो है कि एक कंडीशन है इफ़ n इज़ इक्वल टू 1, तो तब जो है वो रिटर्न 1 कर दे और मज़ीद जो है उस मेथड को दोबारा जो है कॉल ना करे। अच्छा, अब जावा में जो एक और मेन फीचर है एनकैप्सुलेशन का, तो एनकैप्सुलेशन जो है हमारी जो डेटा है उसको लिंक करती है विथ द कोड दैट मैनिपुलेट्स इट, कि मतलब वो जो हमारे पास जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और जो मेथड्स हैं कि वो आपस में जो है उनको लिंक करती है ताकि वो जो मेथड्स हैं उस डेटा को जो है उनके जो है वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें या उनको वैल्यूज़ असाइन कर सकें, ठीक है। तो दूसरी जो है यहाँ पे एनकैप्सुलेशन की एट्रीब्यूट है, जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है कि एक्सेस कंट्रोल, कि मतलब कौन सी डेटा जो है हम मतलब प्राइवेट करना चाहते हैं कि कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, उसको चेंज ना कर पाए, तो वो जो है एनकैप्सुलेशन कहलाएगी। कि मतलब हम जो चाहते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों के वैल्यूज़ अगर हम डिफ़ाइन कर रहे हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फिर हम चाहते हैं कि कोई दूसरी क्लास में उनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, किसी मेथड के थ्रू एक्सेस करे, वो अलग बात है, ठीक है। तो अब ये भी जो है प्रोग्राम जब देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि वाकई वहाँ पे क्या हमें एडवांटेज मिल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है एक्सेस कंट्रोल को समझने के लिए अभी यहाँ पे जो है हम जो लास्ट लेक्चर में हमने एक स्टैक का प्रोग्राम बनाया था कि जिसमें हमने ये कहा था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट का एक कॉन्सेप्ट था कि जो डेटा फर्स्ट इन हो रही वो लास्ट आउट होगी, तो वहाँ पे हमने दो मेथड्स बनाए थे पुश और पॉप के। तो वो जो डेटा हम पुश कर रहे थे या पॉप कर रहे थे, तो वो डेटा हम चाहते हैं कि किसी और तरीके से जो है ना तो चेंज हो, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज ना हो, तो वो सिर्फ जो है पुश और पॉप मेथड की हेल्प से ही जो है हम वहाँ पे स्टोर भी कर सकें और जो है रिट्रीव भी कर सकें। तो ऐसे ना हो कि मतलब वो हमने डेटा वहाँ पे रख दी और बीच में से कोई आके जो है डायरेक्टली उसको चेंज कर दे या एक्सेस कर पाए, तो वो फीचर हम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन की हिसाब से जो है कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हमारे पास ये जो कीवर्ड्स हैं पब्लिक प्राइवेट या जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों ही जो है वर्ड्स अगर ना लिखें तो क्या जो है मेंबर्स पे मतलब फ़र्क पड़ता है, जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और जो हमारे पास मेथड्स हैं। तो पब्लिक अगर लिखते हैं तो फिर जो है कहीं पे भी वो चीज़ हम एक्सेस कर पाते हैं,
और अगर हम प्राइवेट कीवर्ड लिखते हैं तो जो है हम वो जो है सिर्फ विद इन द क्लास हम चीज़ एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, सेम क्लास। और अगर हम जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों नहीं लिखते तो फिर जो है वो सिर्फ उसी पैकेज में हम जो है चीज़, मतलब वो मेंबर जो है इंस्टेंस वेरिएबल हो या जो मेथड है वो हम जो है उसी पैकेज में कहीं पे भी जो है एक्सेस कर पाएंगे अगर हम पब्लिक और प्राइवेट कीवर्ड ना लिखें तो हम जो है इंस्टेंस वेरिएबल्स भी जो है पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं और मेथड्स भी जो है पब्लिक प्राइवेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हम करते हैं कि जो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो जो है हमारे प्राइवेट हों, ठीक है, ताकि फिर हम उनकी वैल्यूज़ जो है मेथड्स की हेल्प से जो है सेट भी करें, चेंज भी करें, उनको जो है वैल्यूज़ को यूज़ भी करें। और ये जैसे अभी तरीका है कि हम जो है डेटा टाइप से पहले पब्लिक लिख दिया या प्राइवेट लिख दिया, ठीक है, फिर मेथड के लिए भी वही तरीका है कि जो मेथड हमने डिफ़ाइन किया है कि उसकी रिटर्न टाइप से जो है पहले हमने प्राइवेट लिख दिया है। तो अब वो जो प्रोग्राम हमने पहले भी किया था स्टैक वाला, तो उसमें भी जो है इसका पब्लिक प्राइवेट का जो है यूज़ देखेंगे। और अब अभी जो है यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम है उसमें भी जो है हम ये देखेंगे कि पब्लिक प्राइवेट से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्लास टेस्ट हमने बनाया है, ठीक है, इसमें जो है एक इंटीजर ए है जो कि डिफ़ॉल्ट एक्सेस के मतलब वो जो है विद इन दी पैकेज तक उसकी जो है एक्सेसिबिलिटी है कि मतलब दूसरे क्लासेस विद इन दी सेम पैकेज उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस सेम क्लास में तो सारी बातें हो गई। और एक पब्लिक वेरिएबल है बी, तो वो कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है। और प्राइवेट वेरिएबल है जो है हमारा सी, वो सिर्फ जो है इसी क्लास में ही एक्सेस होगा। तो अब जो है हम एक मेथड है कि सी की वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है, और सी की वैल्यू जो है गेट कर रहे हैं। तो सेट सी और गेट सी दो मेथड्स बनाए कि अब ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि अब सी की वैल्यू जो है हम सिर्फ इन मेथड्स की हेल्प से ही जो है जो इस क्लास के अंदर हैं, ठीक है, सेट और गेट कर सकते हैं। बाकी बी और ए की जो वैल्यू है वो हम विद इन द पैकेज भी कर सकते हैं। और बी की वैल्यू तो इवन आउटसाइड ऑफ द पैकेज भी जो है चेंज और गेट कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पे बता रहा है कि हम दूसरी क्लास में जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ओ बी। तो अब यहाँ पे ओ बी डॉट ए की वैल्यू रख दी हमने, ओ बी डॉट बी की वैल्यू रख दी, लेकिन ओ बी डॉट सी की वैल्यू हम जो है नहीं रख सकते, वहाँ पे वो एरर देगा क्योंकि वो वहाँ पे एक्चुअली में एक सी जो है प्राइवेट वेरिएबल है। तो उसकी वैल्यू सिर्फ हम जो है मेथड सेट सी से हम सेट कर सकते हैं और जो है मेथड गेट सी से जो है गेट कर सकते हैं। अब स्टैक वाला जो एग्जांपल है उसमें देखेंगे कि अब ये था स्टैक वाले एग्जांपल में जो पहले हमने किया था कि उसमें जो स्टैक का अरे हमने बनाया था वो प्राइवेट नहीं था। तो अब उस अरे को जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब जो है हमने वहाँ पे बना के जो है हम जो है अगर वहाँ पे डेटा जो है पुश कर देते हैं, ठीक है, तो अब जो है वो जो अरे है अगर प्राइवेट नहीं है तो वो एक्चुअली में बगैर मेथड के भी जो है एक्सेस हो जाएगा कि मतलब हम वो जो है अरे की जो
इंडेक्स है वो डिफ़ाइन करके जो है, और उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मतलब ऑब्जेक्ट ए है कि ए डॉट फिर स्टैक, और उसकी जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर अगर हम वो लिख दें तो वो वैल्यू जो है अगर हम चेंज भी करना चाहें और एक्सेस भी करना चाहें तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह फिर टॉप ऑफ स्टैक, उसकी वैल्यू भी जो है वर्ल्नरेबल है कि वो भी हम जो है एक्सेस कर सकते हैं, कि हमें पता चल जाएगा कि अभी स्टैक की जो है, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू क्या है। और देखते हैं अब इस प्रोग्राम में क्या है कि प्रोग्राम वही है, बस सिर्फ हमने यहाँ पे प्राइवेट जो है इस अरे के साथ भी प्राइवेट लगा दिया है, और टॉप ऑफ स्टैक के साथ भी हमने यहाँ पे प्राइवेट लगा दिया। बाकी सारा प्रोग्राम वही है, सिर्फ जो है हमें ये एडवांटेज बता रहा है कि अब जो है ये अरे जो है, अरे का कोई भी एलिमेंट जो है एक्सेसिबल नहीं होगा दूसरे क्लास में, और टी का वैल्यू भी जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। कि मतलब ये एक किस्म की जो डेटा हमने पुश की है इस अरे में, वो हम अब जो है विदाउट जो ये मेथड्स हमने बनाए पुश और जो है पॉप, इनकी हेल्प से, जो इनकी हेल्प के बिना जो है हम उस डेटा को जो है कुछ नहीं कर सकते। तो सारा प्रोग्राम वही है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो फिर जो है प्रीवियस लेक्चर में आप ये देख लें। अब इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो ये है कि एक तो हमने प्राइवेट किया था अरे को, और टी को भी प्राइवेट किया था। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर इनकी वैल्यूज़ जो है कोई यहाँ पे जो है डायरेक्टली चेंज करना चाहे, कि जैसे स्टैक और जो है इंडेक्स 3 पे जो है वैल्यू चेंज करना चाहता है कोई 100, क्योंकि हमने जो है वो अरे में वैल्यूज़ पुश कर दी। अब वो कोई जो है मतलब ये वैल्यू चेंज कर रहा है बीच में, कि मतलब फिर ये गलत हो जाएगा कि हमने एक वैल्यूज़ रखी, एक मतलब वो एक सीक्वेंस में वैल्यूज़ जो है फिक्स करके रख दी हैं, फिर बीच में आके कोई जो है वैल्यू वो चेंज करना चाहता है। और इसी तरह टॉप ऑफ स्टैक जो है, अगर वो भी आगे पीछे हो गया तो जो है हम जो डेटा हमने स्टोर की है, या जो अरे की एक्चुअल जो लेंथ है उससे अगर टॉप ऑफ जो है स्टैक, वो अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो फिर हम जो है सही से डेटा जो है एक्सेस नहीं कर पाएंगे या पुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है।